दुर्भाग्य यह है मित्रों कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश की जो हिंदू आबादी है उसमें 90% के करीब दलित आबादी। आज भारत के सारे दलित नेता चुप हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मौन हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुप क्यों हैं? वो तो अभी उनका दलित प्रेम जग रहा था। तो बांग्लादेश में जो दलितों की आबादी 90% है, जो 7-8% हिंदू वहां बचे हैं, जो 1947 में बल्कि 71 तक 22% के आसपास वहां हिंदू की आबादी थी, वो घट करके 7-8% पे आ गई है। और उस 7-8% में 90% आबादी दलितों की है। और इन दलितों को तबाह किया अगर किसी ने, तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने तबाह किया। कौन थे जोगेंद्रनाथ मंडल? जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो दलितों को उन्होंने भड़काया। सिलहट एक जगह है, वो बहुत वहां पर दलितों की आबादी है, उनको भड़काया और कहा कि साहब, हम भारत के साथ रहना हमारा ठीक नहीं है, उससे ज्यादा लिबरल जो धर्म है वो इस्लाम है, हमें पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिलवाया और वो वहां गए, वहां कानून मंत्री बने जोगेंद्रनाथ मंडल। हालत ये हुई कि साल 2 साल के अंदर ही जोगेंद्रनाथ मंडल को इस्लाम क्या है और पाकिस्तान क्या है दोनों समझ में आ गया। जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़ करके भागना पड़ा और वापस फिर वो बांग्लादेश लौट गए, बल्कि भारत लौट गए। भारत में वो नेहरू की सरपरस्ती में आए, नेहरू के लिए काम किया और फिर नेहरू ने उनको थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ काम दे करके जिंदा रखा। उनके पास बहुत सारे पैसे कौड़ी भी नहीं थे, किसी प्रकार से नेहरू ने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने जो गलती की, आज वही गलती दलित नेता भारत में कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन खड़ा किया जाए, उनको बीजेपी का खौफ दिखा करके। जोगेंद्रनाथ मंडल नाकाम हो गए, बाबा साहब नाकाम रहे। बाबा साहब कभी, अगर वो चाहते, बाबा साहब जब धर्मांतरण कर रहे थे तो इस्लाम स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार करना गवारा नहीं समझा। उन्होंने खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, लेकिन इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया। जो रिडल ऑफ हिंदुइज्म है, उन्होंने जो लिखा है किताब, उसमें बहुत सारी आपत्तियां उन्होंने दर्ज की हैं सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, जो डिबेटेबल हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने धर्म का परिवर्तन इस्लाम में नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस्लाम के बारे में उनका बिल्कुल मत स्पष्ट था। उनका यही कहना था कि इस्लामिस्ट बॉर्डरलेस रिलीजन में यकीन करते हैं। भारत का मुसलमान भारत का होगा, ये आप भूल जाइए। जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उनका बॉर्डर में यकीन नहीं है, उनका रिलीजन में यकीन है। और इसीलिए आज भारत के मुसलमान दीपदास की जो हत्या हो रही है उस पर मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन गाजा में अगर हमला हो रहा है उस पर मुखर हो जाते हैं। ये भले ही हमास वाले इजराइल को नेस्त नाबूद करें, उन पर अटैक करें, वहां चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर इजराइल गाजा पर हमला करता है तो ये जो हमारे भारत के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो चुप। मुस्लिम लीडर्स ने पूरी कम्युनिटी को उन्होंने घुट्टी पिला दी है कि इजराइल जो है वो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा होने वाला एक देश है। ज्यूज की लड़ाई को उन्होंने इस तरह से फैलाया हुआ है, जबकि ज्यूज परसिक्यूशन का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं है, सच को छुपाते हैं वो। तो जोगेंद्रनाथ मंडल कामयाब नहीं हुए, जो पार्टीशन के समय बजाबता पाकिस्तान गए, मंत्री बने वहां, और वो भी कानून मंत्री। लेकिन 2 ही साल में, 1 ही साल में उनका मोह भंग हो गया पाकिस्तान से। उनको पता चल गया कि ये पंजाबी मुसलमान क्या चीज है, ये बंगाली मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं, ये कमतर समझते हैं और वो यहां पर रहने नहीं देंगे। और वो तो मुसलमान थे भी नहीं, वो तो दलित थे, बतौर दलित गए थे। जिन्ना उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि जिन्ना के साथ खुद ही क्या गत किया लियाकत अली ने, सबने देखा। या पूरे पाकिस्तान ने, जिन्ना कायदे आजम उसको कहते थे, कायदे आजम के साथ पाकिस्तान ने क्या हश्र किया, पूरी दुनिया ने देखा। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने जो दलितों के साथ किया, आज दलित उसको भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारत के दलित नेता, अपोजिशन क्यों मौन है? वो क्यों नहीं, उनका कोई मार्च नहीं निकल रहा है? उनका मार्च निकले ना निकले, एनएसए का मार्च निकल गया है। बांग्लादेश को 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम चला गया है, नो मोर वायलेंस।
इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी वायलेंस एनी मोर। साफ शब्दों में कह, अब ये तो कोई प्रचारित करके वो कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में संभव है कि शेख हसीना की वापसी हो, शेख हसीना चुनाव लड़े, शेख हसीना चुनाव जीते, कट्टरपंथियों की वहां से समझिए कि बेदखली होगी जिन्होंने कब्जा किया है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब अलग अलग मुकदमा चलेगा, जो षड्यंत्र करने का मुकदमा चलेगा शेख हसीना के खिलाफ वो तो अलग है। अब ये हादी की हत्या के मामले में भी ये दोषी पाए गए हैं, पाए जाएंगे, क्योंकि हादी का भाई कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मेरे भाई की हत्या करवाई है, जो अभी जाके कह रहे थे कि तुम्हारा बलिदान कभी भूलेगा नहीं। तो ये जो मासूम सा चेहरा दिख रहा है ना, ये मोहम्मद यूनुस का, ये मासूम नहीं है। ओसामा बिन लादेन का भी चेहरा बड़ा मासूम था, बड़ा ही सेंट लाइक फिगर था उनका भी, लेकिन कितना क्रूएल आतंकवादी था पूरी दुनिया ने देखा ओसामा बिन लादेन को। ठीक उसी प्रकार से ये जो चेहरा दिख रहा है, ये तो बहुत क्लेवर भी है, ये मासूम नहीं है। मासूम तो हादी दिख रहा था बेचारा, वो काजी नसरुल इस्लाम की कविता पढ़ता था, जो काजी नसरुल इस्लाम बांग्लादेश के तरफ से या भारत के तरफ से, जब अनडिवाइडेड भारत था उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ कविता की रचना कर रहा था, उस काजी नसरुल इस्लाम की कविता पाठ करता था हादी। हादी बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो उनका गुस्सा था वो उनको ले डूबा, या क्या हुआ ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हादी की मौत होती है, वही कट्टरपंथी जिन्होंने शेख हसीना को बेदखल किया था सत्ता से, वही कट्टरपंथी उसी पार्लियामेंट में कूच करते हैं और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और अब ये जो खबर है कि भारत ने जिम्मेदारी ले ली है इस खिते में शांति बहाली की, और बांग्लादेश को कैसे, अब मैं बताता हूं थोड़ा सा। बांग्लादेश की कुल जो आर्मी की संख्या होगी वो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा की आर्मी की संख्या नहीं है। पूर्वी स्टेट में भारत लगभग 76,000 आर्मी, पैदल सेना की बात मैं कह रहा हूं, 76,000 की पोस्टिंग हो रही है बॉर्डर एरिया पे। तो ये 76,000 ही काफी हैं बांग्लादेश को निपटाने के लिए। तो बांग्लादेश को यह डर सता रहा है कि भारत की सेनाएं एडवांस हो रही हैं टुवर्ड्स बॉर्डर एरिया, और अगर भारत की सेनाएं एडवांस होंगी तो चाइना और अमेरिका तो बाद में आएगा, तब तक भारत यहां पर कत्लेआम मचा देगा, कोहराम कर देगा। हालांकि एक साजिश चल रही है कि भारत को इस वॉर में खींचा जाए। भारत अपने को रेस्ट्रेन किया हुआ है, लेकिन भारत ये अलाउ नहीं कर सकता है कि हिंदुओं के साथ वहां पर लगातार ब्रुटैलिटी होता रहे और भारत मूक दर्शक बन के देखता रहेगा। तो भारत के सेनाएं बॉर्डर इलाके पहुंच रही हैं, ये संकेत साफ है। बॉर्डर को मजबूत किया जा रहा है, ये भी संकेत साफ है। और यूनुस को एक प्रकार से संकेत दे दिया गया है कि संभालो वायलेंस को, हिंदुओं की रक्षा करो, नहीं तो तुम चंद मिनटों में तबाह कर दिए जाओगे। और फिर कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, ना अमेरिका आएगा ना पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान को तो क्या हालत है ये आप देख रहे हो, कोई बचाने नहीं आएगा। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये अमेरिका के करीब हो रहा है तो चाइना भी न्यूट्रल रहेगा। अभी देखा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, चाइना ने कुछ बोला, चुपचाप सुनता रहा, देखता रहा। तो चाइना भी चुपचाप सुनेगा और देखेगा। उसको मालूम है कि भारत से इसकी सीमाएं लग रही हैं और भारत को पूरा हक है अपनी आबादी, अपने रिलीजन के लोगों को बचाने का। तो चाइना वहां पर चुप रहेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना चुप रहा। रसिया चुप नहीं रहेगा, रसिया भारत के साथ खड़ा होगा। यूरोपियंस की जो दगाबाजी करने की आदत रही है, वो हो सकता है आगे भी करेगा। इंग्लैंड की दगाबाजी करने की आदत है, वो आगे भी करेगा। इंग्लैंड नहीं चाहता है, उसका MI6 पूरी तरह से लगा हुआ है भारत को डिस्टेबलाइज करने में, और भारत के चारों तरफ डिस्टेबलाइज करने के लिए MI6 अलॉन्ग विद FBI दोनों मिलकर के काम कर रहा है। मैं इस मामले पर एर्दगन की कहानी और एर्दगन के साथ जो MI6 की भूमिका है, इस सब पर मैं डिटेल आपको बता चुका हूं। तो इंग्लैंड भी नहीं चाहता है कि भारत में शांति बहाल हो, अमेरिका भी नहीं चाहता है भारत में शांति बहाल हो, यूरोप भी नहीं चाहता है। जर्मनी ने भी आलोचना की है हादी की,
हादी की हत्या की जर्मनी ने आलोचना की, अपने यहां उन्होंने झंडा झुका दिया है शोक में। तो पता नहीं यूरोप किस प्रकार का खेल खेल रहा है। अब यूरोप रसिया से बदला लेने के चक्कर में और रसिया और भारत के करीब आने के चक्कर में वो भारत से दुश्मनी ले रहा है। तो ले, कोई बात नहीं है, भारत और रसिया दोनों सक्षम है, और भारत रसिया अगर साथ है तो चाइना कहीं गया नहीं है, इसी कैंप में रहेगा, और चाइना इस कैंप में है तो जापान भी इसी कैंप में रहेगा। ध्यान रख लीजिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 वाली हालत स्थिति नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 में तो आप देखिए, कल्पना कीजिए कि रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ थे, और जो जानी दुश्मन थे फ्रांस और इंग्लैंड वो एक साथ थे। तो परिस्थिति इस बार बहुत वोलाटाइल है, बदल गई है। तो भारत का जो ये संकेत है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मोदी का संकेत यूनुस के पास पहुंच गया है कि बहुत हो गया तुम्हारा तांडव, अब ज्यादा चलेगा नहीं, अमेरिका पर कूदना बंद कर दो तुम, और हिंदुओं के साथ अब अगर कुछ हुआ तो क्या होगा इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। ये संकेत चला गया है, लेकिन अब ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं आएगा भारत सरकार की तरफ से, ऐसा आएगा नहीं। लेकिन बात तो हो गई है मित्रों, हो गई है बात। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा, बांग्लादेश को पीछे हटना पड़ेगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो कुछ भी ये जो चल रही है ना घटनाएं, इस पर आप देखेंगे फौरन प्रतिबंध लगने वाला है, फौरन। क्योंकि जब तक अमेरिका आएगा तब तक तो नेस्तनाबूद हो जाएगा बांग्लादेश। तो ये कह दिया गया है, अब ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। आपको याद होगा कि मालदीव अभी आंख दिखाने लगा था। मालदीव को संकेत चला गया कि बकवासबाजी बंद कर दो। उसके बाद मालदीव के पूरे आ गए और मोदी के लिए पलक पावड़े बिछा दिया। अभी कुछ दिन पहले मोदी मालदीव आए हैं। मालदीव जाने के पहले वो पहुंच गए थे अपने यहां, और अपने जो ट्रैवल टूर और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप पहुंच गए। लक्षद्वीप के ब्लू वाटर को दिखा दिया मोदी ने, तो कह दिया कि तुम तो ये बस ये टूरिज्म से तुम्हारा खेल चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा अगर तुम चाहते हो। तो आ गया लाइन पे। इसलिए सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को हिंदुओं की चिंता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कानून बना करके सारे हिंदुओं को अगर आप बुला लेते हैं तो उस पर देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। और चूंकि वहां पर एक दलित आबादी है, भारत सरकार को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, भारत सरकार को फौरन से पेशतर उसको इंटरवीन करना चाहिए। तो इंटरवीन चाहिए, अभी तक बात हो रही थी, मामला हो गया, बस कुछ बात मैंने बता दी है, इशारों में समझ लीजिए, इशारों में समझ लीजिए। अब आपको बांग्लादेश में कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।